ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां आज उन्नाव के दौरे पर मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। शहीदों की प्रतिमा का अनावरण इस मौके पर करेंगे। सीएम शहीद गुलाब सिंह लोधी की मूर्ति का भी इस मौके पर अनावरण किया जाएगा। तो आपको बता दें, जनता को देंगे 103 विकास परियोजनाओं के इस मौके पर सौगात। मुख्यमंत्री का आज ये उन्नाव दौरा होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ शहीदों की प्रतिमा का अनावरण आज करते नजर आएंगे उन्नाव में। न केवल इतना ही, प्रतिमा के साथ 103 विकास परियोजनाओं की सौगात भी सीएम देते हुए नजर आएंगे। शहीद गुलाब सिंह लोधी की मूर्ति का अनावरण, जनता को देंगे 103 विकास परियोजनाओं की सौगात इस मौके पर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज उन्नाव के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान 103 विकास परियोजनाओं की सौगात उन्नाव के लिए आज बेहतर विकास की 103 परियोजनाओं का आधारशिला और परियोजना का सौगात आज देते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, उन्नाव के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और इस दौरे के दौरान करीब 103 विकास परियोजनाओं की सौगात उन्नाव को देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। और सीएम योगी न केवल उन्नाव बल्कि आज लखनऊ, फर्रुखाबाद, बरेली के भी दौरे पर रहते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें सीएम का आज ये दौरा होना है और सीएम के दौरों को लेकर प्रदेश के इन शहरों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज उन्नाव का दौरा होना है, जिसको लेकर खासा तैयारी उन्नाव में भी देखने को मिल रही है। और आज का ये दौरा कई मायनों में अहम इस लिहाज से भी, क्योंकि लगातार सीएम एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं प्रदेश की और कई योजनाओं की सौगात इस मौके पर दी जा रही है, जिसमें आज 103 विकास परियोजनाओं की यानी सेंचुरी पार आज मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। 100 से ज़्यादा योजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण होगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह इसी खबर पर जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, आज मुख्यमंत्री का कहां कहां दौरा होने वाला है और इस दौरे के दौरान क्या कुछ देशवासियों को, खासतौर पर प्रदेशवासियों को इस दौरे से मिलने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार आजकल प्रतिदिन कहीं न कहीं दौरा रहता है और उसी कड़ी में आज का ये मुख्यमंत्री का उन्नाव का दौरा है। उन्नाव राजधानी लखनऊ का निकटवर्ती जनपद है और उन्नाव बहुत ऐतिहासिक, बहुत महत्वपूर्ण जनपद है। उन्नाव की धरती से ही वीरवर शहीद चंद्रशेखर आजाद का भी ताल्लुक है और उन्नाव की धरती से शहीद गुलाब सिंह लोधी का बहुत बड़ा ताल्लुक है। शहीद गुलाब सिंह लोधी की मूर्ति का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनावरण करेंगे और इसके अलावा जनता को 103 विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। लोकसभा चुनाव आने से पहले लगातार लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी में चल रहे हैं और उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव में हैं। अमरेंद्र, ये कहा जा रहा है कि इस दौरान कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे, तो कौन सी वो बड़ी योजनाएं होंगी जो उन्नाव को और खासतौर पर इस पूरे जिले को मिलेगी और इस जिले के अलावा कई अलग अन्य जिलों को भी मिलती नजर आएगी? देखिए, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं हैं उनको पुष्पित और पल्लवित तो कर ही रही है, साथ में उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं की जो परियोजनाएं हैं उन पर भी काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े काम किए हैं, हर जनपद में किए हैं। उन्नाव जनपद क्योंकि राजधानी लखनऊ और कानपुर के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है। कानपुर से आप चलेंगे लखनऊ के लिए
तो बीच में केवल एक ही जिला पड़ता है, वह है उन्नाव। तो इसमें उन्नाव अति महत्वपूर्ण जनपद है। सबसे बड़ी परियोजना एलिवेटेड रोड है, जो कि कानपुर से चल के लखनऊ तक आती है और लखनऊ से चल के उन्नाव तक जाती है। इस एलिवेटेड रोड पर लगातार काम चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि एलिवेटेड रोड का जिस दिन लोकार्पण मुख्यमंत्री कर देंगे, उसके बाद में कानपुर और लखनऊ के बीच में आवागमन बहुत सहज हो जाएगा। और इसके अलावा ढेर सारी अन्य संसाधनों को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर परियोजनाएं हैं, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। लगभग 103 कुल परियोजनाएं हैं जिनके लिए आज का प्रोग्राम रखा गया है, जो जनता को सौगात के रूप में मुख्यमंत्री आज सौंपेंगे। अमरेंद्र, संक्षिप्त में एक बता दीजिए दर्शकों को कि आज उन्नाव के अलावा किन किन राज्यों में मुख्यमंत्री का, किन किन शहरों में मुख्यमंत्री का आज राज्य में कार्यक्रम रहने वाला है? माफी चाहूंगा, अभी पूरा प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी का सामने नहीं आया है और जल्द हम अपने दर्शकों को बताएंगे। ठीक है अमरेंद्र, आप विशेष तौर पर नजर बनाए रहिए इस खबर पर भी और लगातार हम दर्शकों को बना रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित नगर विकास विभाग के कार्यक्रम में विभाग के कामों की तारीफ की है। नगर विकास विभाग के अपर निदेशक ने बताया कि 15 जनपदों में 25 जगहों पर शक्ति रसोई चलाई गई है। इसे सिलसिले में अमृत मित्र महिला को किट इस सिलसिले में अमृत मित्र महिलाओं को किट भी वितरित किए गए हैं। नगर विकास विभाग के कामों की तारीफ हुई है, जिसमें किट का वितरण भी इस खास मौके पर किया है। सीएम योगी ने विभाग की खुद तारीफ की है। तो नगर विकास कार्य को लेकर सराहनीयता करते हुए नजर आए हैं, सराहनीय कामों को बताते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। टीवी 27 न्यूज़ पर आप ये खबर देख पा रहे हैं, जहां नगर विकास विभाग के कामों की तारीफ खुद मुख्यमंत्री ने की है और इसी सिलसिले में अमृत मित्र महिलाओं को किट भी उन्होंने इस मौके पर वितरित किए हैं। नगर विकास विभाग द्वारा आज 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। हमारे साथ बात कर लेंगे अपर निदेशक हैं ऋतु सुहास जी। मैम, आज 1100 करोड़ रुपए की लोकार्पण हुआ कार्यक्रम का, क्या कुछ कार्यक्रम था? आज देश के विकास के लिए माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने 11,000 करोड़ की योजनाएं, विभिन्न मिशंस की, अमृत की, स्वच्छ भारत की, प्रधानमंत्री आवास, इन सब योजनाओं के में धनराशि और नए प्रोजेक्ट्स रिलीज़ किए हैं। तो ये निश्चित एक बड़ी अच्छी पहल और खुशखबरी है। मैम, अच्छा अगर बात की जाए नगर विकास की तमाम योजनाएं शुरू की हैं, महिलाओं से रिलेटेड बात की जाए और तमाम जो ई रिक्शा चालू किए गए हैं, इन सब का संचालन किया है, कैसे इसको देख रही हैं? आगे इस तरह विकास में और क्या उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में बढ़ती दिख रही हैं? इसमें विकास के साथ साथ महिला सशक्तिकरण भी है। शक्ति रसोई यहाँ पर स्टॉल भी लगा है उसका। शक्ति रसोई की मार्फत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं अपना सामान बेच रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं थीं। अमृत मित्र हैं जो लेडीज़ पानी को टेस्ट करके उसके डिटेल्स देंगी। रिसाइकिल का सामान है और जो पिंक ऑटोज़ हैं जो अब जिसको कि महिला ही चलाएंगी। तो ये एक मैसेज है और एक प्रयास भी है और दिशा है महिला सशक्तिकरण की। तो साफ कहना था ऋतु सुहास जी का कि किस तरह से जो हम चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे नगर विकास की बात हो, 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज लोकार्पण हुआ, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। कैमरा नीरज के साथ अभिषेक त्रिपाठी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ। प्रधानमंत्री मोदी 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रख चुके हैं। साथ ही उन्होंने राष्ट्र को समर्पित इन योजनाओं को लेकर के भी अपनी बात भी रखी, जिसमें वाराणसी में रेलवे की 5 परियोजनाओं की सौगात उसे मिलती नजर आई वाराणसी क्षेत्र को। तो वहीं पीएम मोदी वर्चुअली रूप से 70 शहरों से जुड़ते नजर आए और देश को 10 नए वंदे भारत ट्रेन इस मौके पर उन्होंने समर्पित की। तस्वीरें आप वंदे भारत ट्रेन की देख पा रहे हैं, जिसमें 2 वंदे भारत ट्रेन वाराणसी होकर गुजरेंगी। प्रधानमंत्री ने एक स्टेशन एक उत्पादन, रेल कोच, रेस्टोरेंट और अत्याधुनिक गुड शेड का भी उद्घाटन इस मौके पर किया। तो एक स्टेशन और एक उत्पाद आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वाराणसी होकर गुजरेंगी 2 वंदे भारत ट्रेनें। वंदे भारत ट्रेनों को आज हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ से दिखाई है। काशी को 5 रेल परियोजनाओं का तोहफा मिल चुका है।
कानपुर में उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का लोकार्पण किया गया है। मेयर प्रमिला पांडे ने बताया इस मौके पर कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य जनता को केंद्र और प्रदेश सरकार की अब तक की कार्यकाल की विभिन्न क्षेत्रों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना और ये बताना है कि कैसे इन योजनाओं से लाभ पाकर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता नजर आ रहा है। मेयर प्रमिला पांडे ने ये जानकारी दी है। 3 दिवसीय प्रदर्शनी का लोकार्पण उन्होंने इस मौके पर किया है और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का जो नारा है उसको सफल करती ये आज की जानकारी जो आपके हम सामने रख रहे हैं। ये कल की जानकारी आपके सामने आज रख रहे हैं। 3 दिवसीय प्रदर्शनी का लोकार्पण हुआ है। प्रदर्शनी है ये बहुत सराहनीय है। सबका साथ सबका विकास सदे हमारे मोदी जी जो उन्होंने 10 साल में काम किया उसका सभी आप देख रहे हो। सभी प्रदर्शनी के माध्यम से आप जनता तक इस बात को हम लोग घर घर पहुँचाएंगे। आपने देखा होगा हर चीज़ है, चाहे वो सड़क कहो, चाहे वो नल कहो, चाहे वो सभी भगवान राम प्रभु का मंदिर हो। हमारे जो प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो संकल्पना है विकसित करने का जो यहाँ पैदा वो किस तरह हम 2050 तक पूर्ण कर पाए, ये एक साल है। उस प्रदर्शनी के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने प्रारंभ शुरू किया है विकसित भारत के लिए, ये उसका आगाज है। और हम लोग बहुत जल्द उस नए भारत को देखेंगे जब हम पूरी तरह से विकसित होंगे और हमारा देश उन विश्व के उन सभी देशों में अग्रणी होगा। और ये छोटी छोटी ये योजनाएं हैं जो हमारे देश को विकसित बनाने में सहयोग कर रही हैं, वो सब उन्हीं का एक देन मानी जाएगी, उन्हीं की कल्पना। यूपी नगर में विकास के लिए लगातार योगी सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 1100 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है और शिलान्यास इस मौके पर किया। नगर विकास विभाग के अयोध्या के कार्य और 2025 में होने वाले भाव महाकुंभ की तैयारियों को लेकर तारीफ भी की और इसी मुद्दे पर नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। उसका अंश दिखाते हैं क्या कुछ इस मौके पर उन्होंने कहा। नगर विकास विभाग द्वारा जो है आज 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए अमृत अभिजात जी हैं, प्रमुख सचिव। सर, आज क्या कुछ लोकार्पण हुआ, क्या कुछ उत्तर प्रदेश की जनता? देखिए, 11,000 करोड़ का योजना जैसे आप जानते हैं किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से अमृत के स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के ह्यूजली सक्सेसफुल पूरे देश में पहले नंबर पर यूपी है, स्मार्ट सिटीज़ के हैं, NULM के माध्यम से शक्ति रसोई का ये किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन के तमाम प्रोजेक्ट्स लिए गए थे। तो इस प्रकार से तमाम योजनाएं वंदन करके हमने स्कीम चलाई, जिसमें कि लेसर नोन साइट्स, स्पिरिचुअल साइट्स, इंडिपेंडेंस से जुड़े हुए जो स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनको विकसित करने के लिए वहाँ पे सिविक कम्युनिटीज़ देने की बात आई। तमाम योजनाओं का संकलन करके एक बढ़िया बुके बनाया है और जो कार्य हो गए हैं पूरे उनका भी जो है। मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या के लिए बोला कि बहुत अतुल्य कार्य हुआ है, तो उसके लिए क्या कुछ कार्य किया? अयोध्या में बहुत ऐतिहासिक कार्य हुआ है। हमें फ़ख्र है इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कार्य को सराहा है और हमारे लिए चैलेंजेस और भी बड़े हैं, क्योंकि एक इवेंट हो जाना और परस्पर उस पर खरे उतरना, ये 2 बड़ी चीज़ें हैं। तो अयोध्या हो, प्रयाग हो, बनारस है, अब हमारे सामने कुंभ आ रहा है, उसकी पूरी तैयारी विभाग के द्वारा की जा रही है। वो इसका आज आईना है, क्योंकि ये सारे कार्य जो है अब धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होंगे साल भर जो हम लोग इसमें कार्य करेंगे। 2025 महाकुंभ की बात करें तो तैयारियां लगभग तेज हो चुकी हैं। क्या कुछ कार्य वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और कितना समय और लगेगा अभी एक धरातल पर? कार्य पूरा होने के बारे में तो अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कार्य अभी निर्माणाधीन है, क्योंकि अभी करीब 12-13 महीना है। तो बहुत युद्ध स्तर पे हम लोगों ने करीब 2200 करोड़ की स्कीम्स वहाँ पे लॉन्च कर दी हैं। प्रमुख रूप से बड़े चौराहे, रोड्स का निर्माण, ब्रिजेस का निर्माण, अभी ऐसी योजनाएं ज़्यादा बन रही हैं जो बड़े हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले हैं, क्योंकि लोग जो दूसरे जनपदों से आएंगे वो बेहतर तरीके से प्रयाग पहुंच पाए। ठीक है, थैंक यू। साफ कहना था नगर विकास प्रमुख सचिव का कि लगातार कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता को आने वाली 1100 करोड़ रुपए की परियोजना का जो लोकार्पण हुआ है उससे एक बड़ी सौगात मिलेगी। कैमरा नीरज के साथ अभिषेक त्रिपाठी, TV27 न्यूज़, लखनऊ। परिवहन विभाग की तरफ से यूपी की जनता को कई नई सौगात दी गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी इस मौके पर किया। परिवहन निगम ने बसों की लाइव ट्रैकिंग भी की जा सकेगी, यानी ये भी सुविधा अब मिलने वाली है, जिससे किसी भी आपातकाल स्थिति में लोकेशन मिलना आसान हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था, तो साफ तौर पर तत्काल मदद पहुंचना इसके ज़रिए संभव होगा। वहीं यात्रा के दौरान किसी अप्रिय स्थिति में यात्री वाहन में स्थापित पैनिक बटन प्रेस कर
तुरंत सहायता मांगी जा सकती है, जिससे कमांड कंट्रोल सेंटर और संबंधित क्षेत्रीय कंट्रोल रूम में पैनिक अलर्ट प्रदर्शित हो जाएगा। यानी आप इधर बटन दबाएंगे और उधर उसका असर उन्हें मिल जाएगा। यानी अलर्ट मोड पर जो क्षेत्रीय कंट्रोल रूम है वहाँ पर इसका सायरन बजना शुरू हो जाएगा। जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके, जिससे कि आपकी जो सहूलियत है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो यूपी परिवहन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। भाजपा के अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर संत कबीर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक नंदिनी राजभर के परिजनों से मुलाकात की है और उन्हें न्याय दिलाने का विश्वास भी दिलाया। साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाने का भी संकल्प इस मौके पर लिया। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष किया और इस हत्या के लिए सपा के गुंडों को जिम्मेदार ठहराया। पीलीभीत में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने समाजवादी पार्टी को समाप्त पार्टी बताते हुए सीएए कानून को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हमारे जनपद में 1970 और 72 में बांग्लादेश छोड़कर आए शरणार्थी की आशा का इंतजार अब खत्म हो गया है। अब यहां रहने वाले 55,000 शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। वहीं ममता बनर्जी को लेकर राज्य मंत्री गंगवार ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में भी कमल की सरकार बनने जा रही है। तो सीएए लागू होने पर संजय सिंह ने, जो कि उससे मेरे पीलीभीत जनपद में, वैसे तो पूरे देश के लोगों को लाभ होगा इसका, लेकिन मेरे पीलीभीत जनपद में लगभग 55,000 से अधिक लोगों को, जिनके पास नागरिकता नहीं थी, उनके पास नागरिकता अब हो जाएगी। मैं पीलीभीत जनपद की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का इस कानून को लाने के लिए उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। सर, ये 55,000 लोग बता रहे हैं, बांदा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने शातिर बदमाश मनीष को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि बदमाश मनीष पर 50,000 का इनाम था और वो अवैध गांजे की तस्करी के मामले में काफ़ी समय से वंचित चल रहा था, जिसके बाद ये बड़ी उपलब्धि पुलिस के हाथ लगी है और इस आरोपी को धर दबोचा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 50,000 का इनामी था ये व्यक्ति। बांदा पुलिस और एसटीएफ को इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली, आरोपी को धर दबोचा है। बांदा के अंदर थाना बबीरू पड़ता है, उसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ था, जिसमें बहुत सारे अभियुक्त अरेस्ट हुए थे। उसमें एक वांछित अभियुक्त जिसके ऊपर 50,000 का इनाम डीआईजी सर द्वारा घोषित किया गया था, जिसका नाम मनीष है, काफ़ी टाइम से फरार चल रहा था। उस पर लगातार हमारी टीम लगी हुई थी। उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके ऊपर 50,000 का इनाम था। इसको हरियाणा सिरसा से गिरफ्तार किया गया है। इसमें पुलिस जनपद पुलिस बांदा और जो बबेरू की टीम है एवं एसटीएफ की जो टीम है, उनके साथ मिलकर इसको गिरफ्तार किया गया है। और इस विवेचना में आखिरी अभियुक्त था जो वांछित था। बाकी सभी अभियुक्तों के ऊपर गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा चुका है। जालौन के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा की जानकारी मिलकर सामने आ रही है, जिसमें आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। वहीं ट्रक में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। इस दौरान रेस्क्यू कर रही जेसीबी और एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं अस्पताल पहुंचने से पहले ही क्लीनर की मौके पर ही मौत हो जाती है। ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुंदेल एक्सप्रेस का यह पूरा मामला है। तो ड्राइवर की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है, तो वहीं क्लीनर की मौके पर ही मौत की खबर सामने। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ये सड़क हादसा हुआ। दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और इस टक्कर को ज़ोरदार इतनी होती है कि इसके बाद जब राहत बचाव का काम एम्बुलेंस और जेसीबी करना शुरू करती हैं तो वो भी इसमें फंस जाती हैं। इस कदर यहाँ ये हादसा देखने को मिलता है।
उत्तर प्रदेश के बाद अब बारी उत्तराखंड की है और उत्तराखंड की खबरों से आपको अपडेट करते हैं सुबह कि वो तमाम उत्तराखंड की खबरें जिसका इंतजार आप लगातार कर रहे थे। तो सबसे पहले बात उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों में अपनी पूरी तरीके से जुटी हुई नजर आती है बीजेपी। और इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि 17 मार्च तक प्रदेश के सभी विधानसभाओं में चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव टोली की बैठक आयोजित की जाएगी। कैंपेन आप देख पा रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार नाम से। लोकसभा के स्तर की भी हो चुकी है। अब हमारी विधानसभा स्तर की जो चुनाव प्रबंधन समिति है और जो विधानसभा की कोर टोली है उसकी बैठक के लिए हमारे प्रदेश के पदाधिकारी उन बैठकों को ले जाएंगे। 17 तारीख तक हमारी ये बैठकें सब स्थानों पर सब विधानसभा पूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर हमने कार्यक्रम रचना बनाई है। शक्ति केंद्रों में हमारे बूथ की जो 11 की टोली है उसकी शक्ति केंद्र में उनको बुलाया गया है। 5 बूथ हैं तो 55 लोग आएंगे। इस प्रकार शक्ति केंद्र की बैठक और उसमें एक प्रकार से आगामी दिनों के अंदर बूथ के करने कार्य उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। 18 से 21 ये 3 दिन में हम वो शक्ति बैठक करें। बड़ी संख्या हमारे जो टोली के लोग हैं, प्रबंध समिति के लोग हैं, उनको हम शक्ति केंद्रों तक भेजेंगे। देहरादून के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आज पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने भारत के संविधान को स्वीकार ही नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा सांसद बयान दे रहे हैं कि हमें 400 सीटें चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सकें। आगे क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं जरा। समय समय पर जब अमेंडमेंट किए जाते हैं किसी भी रूल में या कोई नया कानून बनाया जाता है तो उस समय की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है और समय समय पर चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। इस समय देश के संविधान को भारी खतरा है क्योंकि बीजेपी के सांसद ही इस बात को कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में 400 का संख्या पार करते ही हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदल देंगे और ये बड़ी चिंता का विषय है। इस समय देश को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक है कि जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक मैपिंग की भी आवश्यकता इस समय आ रही है क्योंकि हमारे नीति निर्धारक जो कांग्रेस के विचारक हैं उनका ये मानना है कि देश के 99.50% से ज़्यादा लोग भागीदारी में पीछे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी के सितारगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अजय जायसवाल ने बीजेपी की सदस्यता ले ली तो वहीं उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंकित पाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दोनों को सदस्यता इस मौके पर दिलाई और इस दौरान कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद नजर आए हैं। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को यह झटका, तो साफ तौर पर उत्तराखंड में आप और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपके अजय आम आदमी पार्टी के अजय जायसवाल बीजेपी में जहां शामिल हो गए हैं तो वही कांग्रेस के अंकित पाल भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और यह तस्वीर आपको उसी समय की दिखा रहे हैं जिसमें उत्तराखंड में आप और कांग्रेस पार्टी में आपस में ही देखने को मिला है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने मेरे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज़।